हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से जारी रखे होंगे। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर का समीकरण यानी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम लोगों ने निकाला था, ज्ञात किया था। ठीक है। आज हम लोग जो है इसमें इस सेशन में हम लोग को सवाल करने थे, क्वेश्चन करने थे। हम लोगों ने कहा था कि अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित जो भी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सवालों से शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी समय को गंवाए हुए। देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया 2H2O2 प्लस इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2 के लिए दर बराबर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अभिक्रिया 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2 के लिए R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 ये दिया है। यह अभिक्रिया है यह अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है शून्य कोटि, दूसरा ऑप्शन है प्रथम कोटि, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय कोटि और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। क्या होगा? शून्य कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि लिख लीजिए। इसमें ऑप्शन में तृतीय कोटि दिया है तो तृतीय कोटि। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये इसका रेट लॉ दिया है, अभिक्रिया दर का समीकरण दिया है। तो भाई अभिक्रिया दर के समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया दर के समीकरण में कितना पावर दिख रहा है आपको? H2O2 का 1। तो कौन से कोटि की अभिक्रिया हुई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है। क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का समीकरण है। पहला ऑप्शन क्या है भाई? के बराबर 2.30 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस। दूसरा ऑप्शन है के बराबर 4.306। के बराबर 4.306 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तीसरा ऑप्शन है के बराबर 2.303 अपॉन टी स्क्वायर। के बराबर 2.303 अपॉन टी स्क्वायर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। और चौथा ऑप्शन है के बराबर 10 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसमें क्या ही करना है, आपको मालूम है कि इसका आंसर क्या है। आपको पता है कि इसका आंसर के बराबर 2.303 लॉग अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस। अगला सवाल देखिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि के लिए के का मात्रक या इकाई क्या होगा? पहला ऑप्शन मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। दूसरा ऑप्शन सेकंड इनवर्स। पहला ऑप्शन है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। दूसरा ऑप्शन है सेकंड इनवर्स। तीसरा ऑप्शन है मोल, लीटर स्क्वायर।
सेकंड इनवर्स, और चौथा ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। क्या होगा आंसर? आपको मालूम है कि इसका आंसर आपको पता है, सेकंड इनवर्स। ठीक है। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना है, अभिक्रिया के अर्धायु। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक 2.0 इंटू 10 की घाते -3, 2.0 इंटू 10 की घाते -3 सेकंड इनवर्स है। तो अर्धायु, तो अर्ध आयु क्या होगा? क्या हो जाएगा भाई? इसका हल देखिए, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। तो हम जानते हैं कि अगर अर्धायु टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो क्या हो जाएगा 0.693 टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू रख दीजिए 0.693 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3। ये ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। और भाग दे लीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 छंग 12। ठीक है, 2 छंग 12, 2 पचे 15 गुणे 10 की घाते 3, 0.364345 इंटू 10 की घाते 3, या इसको ऐसा लिख लीजिए 3.4, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप 3.465 इंटू 10 की घाते 2, ये हो जाएगा हाफ लाइफ का वैल्यू। ठीक है, तो ये 4-5 सवाल मैंने आपको बताए, और भी सवाल हम लोग देखते हैं शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाती है, तो वेग स्थिरांक। ये सब बहुत आसान आसान सवाल हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। चलिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, अभिक्रिया के 3/4 भाग को पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया
अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दुगना होता है। लगे समय का दुगना होता है। ठीक, चलिए देखते हैं भाई, हल करते हैं इसको। सवाल कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 3/4 भाग को पूरा करने में जितना टाइम लगता है वो आधे भाग को पूरा करने में लगे समय का 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए भाई, पहले 2 इक्वेशन हमको बनानी पड़ेगी। एक आधा पूर्ण होने में लगा समय का समीकरण। आधा पूर्ण होने में लगा समय का समीकरण क्या हो जाएगा? k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ आधा समय लॉग ए। अब आधा समय लगेगा तो सांद्रता भी कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी, यानी ये हो जाएगी a/2। ठीक है, और एक इक्वेशन लगाना पड़ेगा 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। तो देखिए 3/4 भाग का मतलब क्या है? 3/4 भाग का मतलब है 75% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। तो बची हुई कितना होगा? बची हुई होगा कितना? 25%। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी 3/4 लॉग। इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर हम 100 मान लें तो 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, यानी ये 100 अपॉन कितना हो जाएगा? 25। ये 25 चौका 100। ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी 3/4 लॉग 4। और ये कितना हो जाएगा भाई? ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ और लॉग 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि k का मान दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2 बराबर 2.303 अपॉन टी 3/4 लॉग 4। ये कैंसिल हो जाएगा भाई, देखिए ये कैंसिल हो गया। और log 2 से log 4 को डिवाइड करेंगे तो t हाफ बराबर आएगा 2 अपॉन टी 3/4। तो ये हो जाएगा टी 3/4 अपॉन टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा? log 4 अपॉन log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? log 4 अपॉन log 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए log 4 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 अपॉन में क्या? log 2।
log 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं, ये log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2। तो ये आ गया t हाफ बराबर ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 2, तो ये बचा t3/4 बराबर 2t, t3/4 बराबर 2t हाफ। ये हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, आया बात समझ में कि नहीं आया? दो इक्वेशन आपने बनाई, दोनों इक्वेशन को आपने बराबर कर दिया। ये सवाल को क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता था कि अगर 50% अभिक्रिया पूरी होने में इतना समय लग रहा है तो 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। दोनों सवाल एक ही होंगे, दोनों सवाल सेम ही होंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर 100% अभिकारक था और 100% में से अभिकारक रह गया 50%, फिर 50% से कितना रह गया 25%, फिर 25% से कितना रह गया 12.5%, और 12.5 से कितना रह गया 6.25% रह गया। तो देखिए, जब 50% रह रहा है तो यहाँ पे कितना टी हाफ लगेगा, एक टी हाफ। जब 50 से 25% हो गया यानी 75% अभिक्रिया हो गई तो ये लगेगा 2t हाफ। कितना लगेगा, अब लगेगा 2t हाफ, कितना लगेगा। और जब यहाँ से यहाँ तक पूरा होने में कितना समय लगेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा होने में 2t हाफ। और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ लगेगा 3t हाफ के बराबर टाइम लगेगा। और इसके और आगे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा, यानी यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, यहाँ तक कितना समय लगेगा, ये है 12। यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा, यहाँ लगेगा 4t हाफ। 3t हाफ तब लग रहा है जब रिएक्शन, 2t हाफ तब लग रहा है रिएक्शन 50% कंप्लीट। ये लग रहा है तब जब रिएक्शन 75% कंप्लीट है। ये लग रहा है तब जब रिएक्शन 85.5% कंप्लीट है। ठीक है, और ये लग रहा है तब जब 96 पॉइंट, ठीक है, 94.575% रिएक्शन कंप्लीट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि है कि नहीं, 50% पूरा होने में कितना लगेगा, एक टी हाफ। 75% अभिक्रिया पूरा होगी तो कितना समय लगेगा, 2t हाफ। ठीक है, 50 से हम लोग 5% रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 3t हाफ। और उससे ज्यादा और जाएंगे तो 4t हाफ। तो ये समय लगता है, या आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के पूर्ण होने में 100 सेकंड लगते हैं तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए भाई, हल हो जाएगा, बहुत इजी है। सॉल्व करते हैं। क्या करना है, टाइम हमको दिया है कितना, 100 सेकंड।
इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेते हैं, ए कितना मान लेते हैं 100, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, क्योंकि कह रहा है 50% अभिक्रिया पूरी हो गई है। ठीक है, प्रथम कोट अभिक्रिया के 50% 50% पूर्ण होने में 100 सेकंड लगता है। तो इक्वेशन लगाते हैं, तो के बराबर क्या होगा बेटा 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा भाई 2.303 टाइम इसमें लगा है कितना 100, और ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन 50। ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना 50, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन 100 लॉग 2। लॉग 2 का वैल्यू 0.3010। ठीक है, तो के बराबर कितना हो गया भाई 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 100, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 100, कितना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.693 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, या इसको हम लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और के का मात्रा कितना होगा सेकेंड में। ठीक है, देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। टी हाफ का मान 100 सेकंड है, 50% अभिक्रिया पूरी हो गई है, तो मतलब 50% अभिकारक खर्च हो गया, तो बचा हुआ कितना है 50%, तो 100/50, प्रारंभिक सांद्रता 100, बची हुई सांद्रता ए माइनस एक्स कितना 50, 100/50, 50 से भाग दे दिया, लॉग 2 आ गया, लॉग 2 का वैल्यू रख दिया 0.69310, ये आ गया 0.693, 100 से भाग इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको 10 की घाते -2 लिख सकते हैं, पॉइंट टी किधर बढ़ा लीजिए तो 10 की घाते -3, और टाइम है आपके पास सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। कह रहा है प्रथम कोट अभिक्रिया के 50% भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में 10 मिनट समय लगता है, तो 80% 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम इट विल नीड टू प्रिपेयर 80%। चलिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, तो दो इक्वेशन बनाते हैं, एक 50% पूर्ण होने में, 50% पूर्ण होने में जो समय लगा है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग 100/50। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2, ये हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन 10 और लॉग 2। 80% पूर्ण होने में समय, 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 100/80% पूर्ण होने मतलब 20 बचा कितना 20%, तो 80 माइनस 100, ए माइनस लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा के बराबर 2.303
अपॉन टी लॉग 100/20, क्योंकि 80% पूरा हो गया तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स बराबर 20। ठीक, बचा मात्रा कितनी है 20, तो 20 पंजे 100, तो ये हो गया k बराबर 2.303/t लॉग 5। दोनों वैल्यू को बराबर रख दीजिए क्योंकि दोनों प्रथम कोट की ही अभिक्रिया है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक, आगे देख लेते हैं अगले पेज में। तो समीकरण 1 बराबर 2 क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 बराबर 2, 2.303/10 log 2 इज इक्वल टू 2.303 log 2 इज इक्वल टू 2.303/t log 5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया, ये log 2/10 बराबर log 5/t, तो ये हो गया t/10 इज इक्वल टू log 5/log 2। इसको हल कर लीजिए, log 5/log 2। ठीक है, तब हल कर लेंगे तो t बराबर आ जाएगा 23.23 मिनट। t बराबर 23.23 मिनट। देख लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, देख लीजिए आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत आसानी से ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे एक और सवाल हल करते हैं इसी तरह का, क्योंकि ये सवाल, इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। उसी तरह का एक और सेम टू सेम सवाल आपको हम कराते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रथम कूट अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट का है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, तो अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। चलिए देखिए सवाल को, देखिए बहुत आसान सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। टी हाफ आपको दिया है कितना, 60 मिनट। टी हाफ का मतलब हो गया 50% रिएक्शन पूरी हो चुकी है, 90% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा यही पूछ रहा है। तो दो इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, एक 50% पूर्ण होने में, तो 50% पूर्ण होने पर के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2.303/t लॉग a/a माइनस एक्स। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए।
के बराबर कितना है 2.303 अपॉन टी कितना 60 मिनट इंटू लॉग 100 अपॉन 50, ये कितना हो गया log 2। ये के बराबर कितना आ गया 2.303 अपॉन 60 log 2। ठीक, आगे देखते हैं। 90% पूर्ण होने पर क्या इक्वेशन बनेगी। 90% पूर्ण होने पर क्या इक्वेशन बनेगा भाई 90% पूरा होने पर। 90% जब पूरा होगा तो के बराबर क्या लिखेंगे हम बताइए 2.303 अपॉन टी कितना समय लगेगा भाई हमें निकालना है लॉग 100, और 90% पूरा होगा तो बचा कितना 10%, तो ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा 10, है ना भाई। तो ये हो गया ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 10, तो 10 धामा 100, ये हो गया 2.303 अपॉन टी और लॉग 10। ठीक है, तो यहाँ से के बराबर आ गया 0.693 अपॉन 60, log 2 का वैल्यू रख दें, और यहाँ से के बराबर आ गया 2.303 अपॉन टी, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है भाई, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो कितना आ गया भाई 0.693 अपॉन 60 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, तो टी बराबर कितना हो गया टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर हो गया 2.303 इंटू 60 अपॉन 0.693। ये सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 119.39 मिनट, 119.39 मिनट। ठीक है, देख लीजिए, हल कर लीजिए, देखिए। ठीक है, 119.39 मिनट। मुझे लगता है बहुत आसान सवाल है। 50% पूरा होने का समीकरण बना लीजिए, 90% पूरा होने का समीकरण बना लीजिए, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, क्योंकि एक ही अभिक्रिया की बात हो रही है, प्रथम कोट अभिक्रिया है। उसी के 50% पूरा होने में जो समय लग रहा है वो दिया है 10 मिनट, और कह रहा है 60 मिनट, और कह रहा है 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है, बार बार आता है। तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, कर लीजिए और समझ लीजिए। ये सवाल बोर्ड एग्जाम, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, हम एक बात आपको बता देते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा, जो इसके आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करते हैं किसका, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं भाई, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए, वह अभिक्रिया जो दिखे तो कोई और कोट की, बट हो वो वास्तव में कौन से कोट की, प्रथम कोट की, तो उसे हम कहेंगे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा है कहीं, पूछा तो जाना चाहिए मुझे लगता है। पूछा जाना चाहिए। अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, अभिक्रिया के औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए, किसी रासायनिक अभिक्रिया।
ठीक है। छद्म प्रथम कोट अभिक्रिया, ये नहीं दिया है। छद्म प्रथम कोट अभिक्रिया, ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ठीक है। तो छद्म प्रथम कोट अभिक्रिया क्या होती है? वह द्विआण्विक अभिक्रिया जो किसी एक अभिकारक की अत्यधिक मात्रा के कारण प्रथम कोट अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है। तो छद्म प्रथम कोट अभिक्रिया क्या होती है? वह द्विआण्विक अभिक्रिया जो किसी एक अभिकारक की अधिक मात्रा के कारण प्रथम कोटि अभिक्रिया की भांति व्यवहार अभिक्रिया की भांति अभिक्रिया की भांति व्यवहार करती है उसे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन। देखिए एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है जैसे हमारे पास मान लीजिए मेथिल एस्टर है, CH3COCH3, इसका इसको जल में डालेंगे तो ये टूटेगा और आपको मिलेगा क्या? CH3COOH और प्लस CH3OH। यहाँ पर अभिक्रिया दर का जो समीकरण है R बराबर लिखा जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3COOCH3 और डॉट H2O पर, लेकिन चूंकि H2O जो है ये ये अधिक मात्रा में होगा, जल जो है वो क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा, तो इसलिए इस पर अभिक्रिया दर निर्भर नहीं करेगी। मतलब ये इस पर अभिक्रिया दर जो है वो अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती हो जाएगा जल के। तो यहाँ से अभिक्रिया की कोटि जो है वो कितनी आएगी? 1 आएगी। और इसीलिए इसको कहते हैं छद्म प्रथम कोट अभिक्रिया। तो वह द्विआण्विक अभिक्रिया जो किसी एक अभिकारक की अधिकता के कारण प्रथम कोटि अभिक्रिया की भांति व्यवहार करती है उसे हम क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो एस्टर का जो जल अपघटन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ना कि सेकंड ऑर्डर, क्योंकि जल जो है वो अधिक मात्रा में है, तो जो बहुत अधिक मात्रा में है उसकी सांद्रता कम ज्यादा होने से अभिक्रिया दर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जल की सांद्रता पर अभिक्रिया दर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एस्टर की सांद्रता से अभिक्रिया दर कम या ज्यादा होगी। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, बोलिए, आया समझ में? ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बहुत इजीली तरीके से, बहुत बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। ठीक। अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया दर को प्रभावित
अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला बात करते हैं सांद्रता। तो देखिए सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया दर जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि प्रति सेकंड अभिक्रिया में टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ती है, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है। प्रति एकांक आयतन में टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा ताप। तो देखिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ती है, ठीक है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर लगभग दुगनी हो जाती है, ठीक है। तीसरा दाब, ठीक है। तीसरा क्या है, दाब। तो अगर गैसीय अभिक्रिया है तो गैसीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ती है। गैसीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि अणु पास पास आ जाएंगे, तो टकराने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दाब बढ़ाने पर गैसीय अभिक्रिया में अगर है तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ती है, क्योंकि अणु पास पास आ जाते हैं। अणु क्या हो जाते हैं भाई, पास पास आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अगर गैसीय अभिक्रिया। चलिए ठीक है भाई, देख लिया, समझ लिया, आगे देखते हैं। अगला है पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है भाई, क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया दर जो है वो बढ़ जाती है, यानी अभिक्रिया दर जो है, अभिक्रिया दर समानुपाती होती है पृष्ठ क्षेत्रफल के। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा तो अभिक्रिया दर क्या होगी, अधिक मिलेगी, ठीक। जैसे बहुत सारी रिएक्शंस में हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिंक का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं, पैलेडियम प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जिंक को चूर्ण के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, निकिल चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, तो अभिक्रिया दर बहुत बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो अभिकारक अच्छे से रिएक्शन कर पाएंगे, और जब अच्छे से रिएक्शन कर पाएंगे तो अभिक्रिया दर जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। तो ताप, दाब, और हमारा चौथा क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। पांचवा हम लोग बात कर लेते हैं किसका, उत्प्रेरक, इसकी बात कर लेते हैं भाई, उत्प्रेरक। तो अभी उत्प्रेरक सामान्यतः जो है, उत्प्रेरक शब्द का इस्तेमाल अभिक्रिया दर बढ़ाने के लिए, उत्प्रेरक सामान्यतः अभिक्रिया दर को क्या कर देते हैं, बढ़ाते हैं,
क्योंकि ये अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। क्या करते हैं भाई? घटा देते हैं, इसलिए अभिक्रिया दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, ठीक है, और उसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में ग्राफ अगर खींचा जाए, ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, तो अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है? अभिकारक, और ये हमारा क्या है? उत्पाद। तो अगर ये जो है, ये पीक तब है बिना उत्प्रेरक के। बिना उत्प्रेरक के अगर हम देखेंगे तो ये ग्राफ मिलेगा, और ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है वो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगर यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान ये वाला जो है, ये EA1 है, और इस वाली अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान EA2 है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि EA2 जो है वो कम है, और EA1 जो है वो क्या है? ज़्यादा है। तो प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए इसके लिए सक्रियण ऊर्जा कम लगेगी, और पहले बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा का मान क्या है? ज़्यादा है। तो उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया दर को क्या कर देते हैं भाई? बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? बोलिए भाई। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है भाई? तो ये हमारा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी जो है, ये होता है समाप्त। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे अपने अगले टॉपिक, अगले लेक्चर की। अगर तब तक आपको वीडियो बहुत पसंद आता हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू।